गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड के पेपर 12th पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे प्रिय युवा साथियों, हम लोगों ने कल एक नया चैप्टर आप शुरू किया है, लिबरलिज्म या उदारवाद। कल जब मैंने आपको इसका परिचय बताया था तब कहा था कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों श्रेणी की विचारधाराओं में उदार अंश दिखाई दिए हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक आइडियोलॉजी के रूप में, एक व्यवस्थित क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में ये आधुनिक काल में दिखाई दिया है। प्राचीन और मध्यकाल में इसके लक्षण थे, लेकिन ये अलग अलग रूपों में बदल रहा था। मसलन यदि आप यूनानी दर्शन को देखें, ग्रीक फिलॉसफी को देखें, तो आपको दिखाई देगा सोफिस्ट या वहाँ की शिक्षा पद्धतियाँ या शासन की प्रक्रिया में जो वहाँ के नागरिक थे उनकी भागीदारी और उसमें पक्ष या विपक्ष रखने का उनका अधिकार, ये सब लिबरल ट्रेडिशन या उदार परंपरा के प्रतीक थे। लेकिन हाँ, किसी औपचारिक रूप से ये क्रमबद्ध नहीं थे। उसके बाद जब मध्ययुग शुरू होता है तो मध्ययुग की खासियत ये रही कि मध्ययुग में चर्च बहुत ताकतवर होकर उभरा और चर्च और राज्य के जो संबंध थे इनमें कुछ ऐसे बदलाव आए जिसमें कि उदारवाद थोड़ा दब कर रह गया। चर्च ने अपनी, जिसको आप कहते हैं मोनोपोली, एकाधिकार या ऐसी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया जिसमें विरोध का अधिकार नहीं था। जो आदेश निकाल दिए गए उनको मानने के लिए शासक भी बाध्य हैं और प्रजा भी। इसके परिणाम स्वरूप सेकुलर स्टेट या पंथनिरपेक्ष राज्य सामने आया, जब चर्च और राज्य की शक्तियों को अलग अलग रूप से रेखांकित किया गया, सीमांकित किया गया। तो आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो ये है कि उदारवाद की पृष्ठभूमि का उदय कैसे हुआ था, इसका बैकग्राउंड क्या है। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको उदारवाद की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। और याद रखिएगा, ये हम शुरुआत मध्य युग के बाद से करेंगे। कारण उसका स्पष्ट है, मैंने आपको अपने कल के व्याख्यान में बताया था कि उदारवाद की औपचारिक शुरुआत आधुनिक समय में इंग्लैंड की विचार परंपरा से मानी जाती है। तो पहला जो इसका उदय का जो कारण माना जाता है वो है औद्योगिक क्रांति और पूंजीपति वर्ग का उदय। देखिए, इतिहास की गलियों में जाइए तो इस बात को आप समझ पाएंगे कि ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति होती है। ठीक है, ये एक विकास का चरण है, नई दिशा है, लेकिन इससे सामाजिक संरचना में एक नया बदलाव सामने आया। वो ये था कि इंग्लैंड की जो शासन प्रक्रिया थी उसमें एक सिस्टम या व्यवस्था यूँ काम करती थी कि सबसे ऊंचे स्थान पर राजा हुआ करता था, उसके बाद उसके सामंत थे और सामंतों के अधीन कृषक और श्रमिक थे। अब ये जो कृषक और श्रमिक थे ये अपने कर सामंत को दिया करते थे, सामंत उन्हें राजा के पास तक पहुंचाया करता था। एक सीक्वेंस था, एक क्रम था। वैसे ही जो श्रमिक वर्ग था जो उत्पादन किया करता था, उनकी जो श्रेणियां थी उन्हें गिल्ड कहा जाता था। श्रमिक संघ उनके लाभ, मूल्य, ये श्रेणियां तय किया करती थी। औद्योगिक क्रांति का जो फर्क आया उसके बाद वो ये कि तेजी से एक मध्यम वर्ग उभरा, एकदम उभर कर सामने आया। इसके पास भूमि थी, कुछ मात्रा में धन था और उत्पादन करने की क्षमता थी। इस बदलाव को आप समझने की कोशिश कीजिए।
ये इसलिए है कि ये जो मध्यम वर्ग है ये इस बात को मानता है कि ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा बिक्री, ज़्यादा लाभ, और उनके इस ज़्यादा लाभ कमाने के मार्ग में बाधा केवल या तो सामंत थे या राजा था। अब ये जो नया वर्ग उभर कर सामने आया है ये लगातार उन पुराने परंपरावादी सिद्धांतों को चुनौती दे रहा है, क्योंकि इसके अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य में उस सामंतवादी नियम कायदे कानून और जो प्राचीन आर्थिक संरचना थी, यानी राजा, सामंत और कृषक या फिर उत्पादक वर्ग, ये इसको तोड़ना चाहते थे। इसके बीच में ये अपना अस्तित्व को दोबारा रिक्रिएट करना चाहते थे, और इसका परिणाम ये निकला कि इन्होंने धीमे धीमे नियमों को मानना बंद किया, पुराने नियमों को इन्होंने चुनौती देना शुरू किया, क्योंकि एक प्रबुद्ध वर्ग भी इनके बीच में मौजूद था जिसने ये कहना शुरू किया कि जो प्राचीन नियम कायदे कानून हैं वो अब वर्तमान समय में मानने के योग्य नहीं है। अगला बिंदु, नवजागरण या पुनर्जागरण या रेनेसां। पुनर्जागरण काल को भी आप इतिहास में जाकर देखें, जैसे नाम से स्पष्ट है, पुनर्जागरण, दोबारा जागना, नाम से स्पष्ट था। और देखिए, पुनर्जागरण के शाब्दिक अर्थ पर मत जाइए। जब आप किसी पुराने नियम को, कायदे को, कानून को बदलते हैं या उसकी नई व्याख्या करते हैं समय के अनुसार, तो ये भी एक प्रकार का पुनर्जागरण कहलाता है। ये जब शुरू हुआ तो इसकी सबसे बड़ी खासियत जो थी वो ये थी कि इन्होंने प्राचीन जो ग्रीक या यूनानी दर्शन था जिसमें कि मनुष्य को अहमियत दी जा रही थी बजाय राज्य के, उसको रिक्रिएट करना दोबारा शुरू किया। और इसका प्रभाव ये पड़ा कि एक विद्वानों का ऐसा समूह उभर कर सामने आया जिसने चर्च, परंपरावादी शासन पद्धतियों और समाज की रूढ़िवादी सोच को एक साथ ललकारा। हम बात ब्रिटेन की कर रहे हैं। मूलतः परंपरावादी समाज है, लेकिन जब तीनों ही तरफ से, चर्च को भी, रूढ़िवादिता को भी और प्राचीन कमियों को एक साथ ललकारना शुरू किया गया, तो इंग्लैंड में इस पुनर्जागरण काल के अंदर एक नई सोच उभर कर सामने आई, जिसमें कि एक बार फिर मनुष्य को चिंतन के केंद्र का आधार मानते हुए दर्शन को आगे बढ़ाना शुरू किया गया। अगला बिंदु है धर्म सुधार, जिसको आप रिफॉर्मेशन मूवमेंट कहते हैं या धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। देखिए, धार्मिक रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं हर धर्म में, मज़हब में, संस्कृति में होती हैं, लेकिन समय के साथ साथ उनकी व्याख्याएं भी की गई हैं और की जानी चाहिए। बहुत से ऐसे धार्मिक परंपराएं, रीति रिवाज आप आज भी देखेंगे कि जिनमें आपको ये लगता है कि ये ठीक हैं या नहीं है। आपके दिमाग में सवाल खड़ा होता है कि इनकी पालना हो या ना हो। और ऐसा खाली आपके साथ नहीं हो रहा है, ये शुरू से रहा है। और इस वैचारिक वर्ग की अहमियत इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितनी अहमियत समाज का एक बड़ा तबका देता है। अब यहाँ पर चाहे मार्टिन लूथर हों या अन्य धर्म सुधारवादी विद्वान रहे हों, उन्होंने चर्च की पुरानी मान्यताओं को ललकारना शुरू किया। देखिए, फर्क था, समझिए। दो शब्द आपने पढ़े होंगे, लौकिक और पारलौकिक। चर्च की पूरी तवज्जो थी पारलौकिक विषय के ऊपर, यानी वो जीवन जो जीवन के बाद है। और जो नए विचारक हैं, इनका पूरा जोर था लौकिक जीवन के ऊपर,
ये मानते थे कि लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन अंतर संबंधित हैं और इनके अंतर संबंधों की व्याख्या मनुष्य के एक गुणवत्तापूर्ण जीवन के आधार पर होनी चाहिए। चर्च की हर बात अंधानुकरण के योग्य नहीं है कि केवल क्योंकि चर्च कह रहा है इसलिए उसकी अनुपालना की जाए, बल्कि उसे तर्क की कसौटी पर कसा भी जाना चाहिए। इससे भी उदारवाद को प्रोत्साहन मिला, एक आधार मिला। और अंतिम बिंदु, निरंकुश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया। ये देखिए यूँ महत्वपूर्ण है कि शासन की जो प्रक्रिया है उसमें अब तक हुकूमत जो है राजाओं की है, सम्राटों की है, लेकिन वहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है। वो जो कह रहे हैं वो आदेश है, अनुपालना के योग्य है, उनके विरोध का अधिकार नहीं है। जबकि ये जो नई परंपरा उभर कर सामने आ रही थी, ये शासन के नियम कायदे कानूनों को तर्क की कसौटी पर कस भी रही थी कि हर आदेश पालन के योग्य नहीं होता और यदि उसमें विरोधी गुंजाइश है, सुधार की संभावना है, तो वो किया जाना चाहिए। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से उदारवाद अस्तित्व में आया और आगे और विस्तृत हुआ, फला फूला, बढ़ा। धन्यवाद।